Hello students, in yesterday's lecture we had looked at how to find out the drift velocity, then how does drift velocity depend upon relaxation time or electric field, okay. फिर इन कंसेप्ट्स को यूज करके हम लोगों ने ओम्स लॉ डिराइव किया था. अब इन्हीं चीजों को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके. सो कल हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि जो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is given as rho L by A, where rho is basically your resistivity, L is the length of the conductor, A is the area of cross section. Okay, so now let's say, so if this is your conductor, if the area of cross section is, let's say ये cross section area that is A, let's say the length is L and इस material की जो resistivity है that is rho, so इसका resistance जो होगा that resistance is rho L by A. What does resistance tell us? Resistance measures opposition to the flow of current. Opposition to the flow of current. Okay. It measures opposition to the flow of the current. Fine. Okay. Now, कई बार ऐसा होगा कि आपका जो कंडक्टर है दैट कंडक्टर वुड हैव अ डिफरेंट शेप. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसा कंडक्टर है कि ब्लॉक के फॉर्म में, ओके. लेट्स से दिस इज L, दिस इज B एंड दिस हाइट इज H. एंड अब आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस. ना इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया. नाउ द क्वेश्चन इज आप लेंथ क्या लोगे, आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लोगे. ना ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ओके, नाउ इट डिपेंड्स. अगर जो आपका करंट जो है दैट करंट इज लेट्स से फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सॉरी, if the current is flowing in this direction, okay, तो इस केस में आपका जो if the current flow is this way, तो इस केस में जो आपका resistance होगा it will be equal to rho. Length आप ये along the direction of the current जो भी आपका dimension है, तो along this direction आपका जो dimension है that is L, so L divided by cross section area, तो आपको ये इसका cross section area लेना पड़ेगा, so that is H into B. समझ में आया ये आपको. सिमिलरली अगर जो आप मान लो ये मानते हो कि करंट जो है ये आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से फ्लो हो रहा है नीचे, तो अगर जो आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा. इस केस में आपकी लेंथ जो होगी इट विल बी दिस लेंथ दैट इज इक्वल टू H अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया वुड बी दिस क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज L into B. So I hope you have understood this कि how to find out the resistance, how to find out how to find out the resistance of a conductor. So resistance find out करने के लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि करंट जो है वो कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है. यू शुड नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. उसके बिना आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब इसके बाद नाउ वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. हाउ डू यू डिफाइन करंट. नाउ कल हम लोगों ने करंट डिफाइन किया था, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव आल्सो स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड. इफ आई आस्क यू हाउ डू यू कैलकुलेट द करंट, तो आप कहोगे कि सर करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम. सो चार्ज दैट इज passed through a cross section area, किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है in a given time that is equal to current. Okay, so चार्ज के लिए हम लोग Q यूज करते हैं, टाइम के लिए we use T. So therefore I is equal to Q by T. Now ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हो. This formula is used when your current is constant. Okay, but if your current is variable, मान लो टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो करंट है दिस इज कैलकुलेटेड एज dq by dt. सो देयरफॉर dq इज इक्वल टू I dt
therefore Q becomes equal to टोटल चार्ज, अगर जो आपको निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, मान लो आपका करंट ऐसे जा रहा है एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन गिवन टाइम t कितना चार्ज यहां से अंदर आया और कितना चार्ज फिर यहां से बाहर निकला। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप बस ये इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करोगे, I dt टाइम वेरीज फ्रॉम 0 to t। सो दिस विल गिव यू बेसिकली ये एक ये फॉर्मूला है एंड एक ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन का और एक मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट। सो लेट्स से इफ दिस इज गिवन टू यू, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू, मान लो ऐसा कुछ ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि बिटवीन टाइम्स t1 एंड t2 हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन, कितना चार्ज पास हुआ है या फ्लो हुआ है थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। तो आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला यही है ना, इंटीग्रल ऑफ I dt। नाउ इंटीग्रल का मीनिंग होता है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, तो आपको बस ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो वंस यू फाइंड आउट दिस एरिया is equal to the charge flow or charge passing through a given cross section ठीक है, in time t और in time interval, यहां पे हमारा जो टाइम इंटरवल है वो t1 to t2, इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला और एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, फाइन। नाउ वी विल कम ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अच्छा, आपको याद है व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो रेजिस्टिविटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। रेजिस्टिविटी जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, ठीक है। सो हाउ डू यू रिलेट रेजिस्टिविटी टू टेम्परेचर? आप रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करते हो? तो यू रिलेट इट दिस वे, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। So rho naught is basically resistivity at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius, and T is basically the temperature at which you have to find out the resistivity. Now ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा हुआ है ना, वहां पे length is equal to initial length, final length was equal to initial length into 1 plus alpha into delta t। ये सिमिलर फॉर्मूला ही था ना। यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है अल्फा, इस टर्म को कहा जाता है दिस अल्फा इज कॉल्ड एज ओके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टेंस जो होता है दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस, लेंथ एंड एरिया। सो रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी नॉर्मली दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, वन इज द मटेरियल एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेचर। ओके, now normally for metallic conductors it is found that alpha is positive. What does alpha positive mean? Alpha positive है तो अगर जो आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो आपका ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। सो विच मीन्स फॉर मेटालिक कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। So for metallic conductors I can say resistance is directly proportional to temperature. आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ तो कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके,
बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है. ओके, नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दैट, जब आपका अल्फा पॉजिटिव होता है ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है पीटीसी, दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव. ओके, इफ अल्फा इज नेगेटिव then it means resistance जो है it is inversely proportional to temperature. Okay, so resistivity and resistance in that case they will be inversely proportional to temperature. ऐसे केस में हम लोग कहते हैं NTC, negative temperature coefficient. Okay, now ये आपको NTC कहां पे दिखाई देता है? This is normally observed for semiconductors. आपको याद है हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के अंदर सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे. उन सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बैंड थियरी पढ़ी थी और हमने ये कहा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. सो व्हेन यू हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा मतलब conductivity या conductance will increase. Okay, so for semiconductors I can say as temperature increases then conductivity increases. Conductivity increases. Okay, I hope this is something that you have understood. ये सिंपल सा ही कंसेप्ट है, ये बस आपको रिलेट करता है कि रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर के साथ. कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्म में दिया जाता है. इट इज गिवन टू यू एज रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी. ओके, दिस इज हाउ द रेजिस्टेंस इज गिवन. ठीक है, सही. ओके, यहां पे अब ना हम लोग ये सारी जो चीजें, ये सारी बेसिक चीजें, इसमें से काफी सारी चीजें आपने 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ी है. कुछ कुछ चीजें जो ऐसी है जो अभी आपने पढ़ी है, बट दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स. करेक्ट? ओके, नाउ वी विल प्रोसीड अहेड एंड वी विल स्टार्ट ऑफ विद समथिंग कॉल्ड एज ओके रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. अच्छा, रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है, यू हैव स्टडीड इट. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो बेसिकली आप क्या करते हो, आप बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को एक के बाद एक कनेक्ट करते हो. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है वो सेकेंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है. ओके, now you have to understand it in this manner. okay, ये बैटरी है, बैटरी का काम होता है करंट, चार्जेस सप्लाई करना. पॉजिटिव टर्मिनल, सो करंट आपको पता ही है, हमेशा करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या पॉजिटिव चार्जेस जो है, इफ दिस इज योर हायर पोटेंशियल एंड दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. एंड पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं कि करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो सिमिलरली बैटरी का दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज अ लोअर पोटेंशियल. सो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से स्टार्ट होगा फ्लो होना. ओके, चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस यहां से निकलेंगे. नाउ आइडियली देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव चार्जेस. आपको पता ही है कि बैटरी जो है, फ्री चार्जेस जो हमारे पास होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं. तो आपका करंट अगर जो ऐसे जा रहा है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे जाएंगे. बट हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में अब बात नहीं करेंगे. फॉर द एंटायर चैप्टर वी विल ओनली टॉक अबाउट द करंट फ्लो. सो हमें पता है कि करंट यहां से निकलता है. ओके, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, चार्जेस जो यहां से जा रहा है, यहां से चार्जेस ऐसे जाएंगे, यहां से ये चार्जेस ऐसे जाएंगे. ना चार्जेस के पास कोई और रास्ता है ही नहीं ना. मान लो इन चार्जेस को वापस अगर जो बैटरी में आना हो, तो बैटरी में आने के लिए अगर जो यहां से मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट इट विल हैव टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, देन इट विल गो अहेड एंड इट विल हैव टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, then it will have to go ahead and it will have to cross this resistance,
then eventually it will come back over here. So if you look at this as a traffic jam, okay, resistance को आप traffic jam की तरह देखो and इसको आप आपकी कार की तरह देखो, okay, तो इस कार को 3 ट्रैफिक जाम से पास होना पड़ेगा ना, इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है. तो बेसिकली दिस कार, अब ट्रैफिक जैम क्या होता है? ट्रैफिक जैम इज नथिंग बट अपोजिशन टू द मूवमेंट. सो दिस कार इज नाउ फेसिंग अपोजिशन 3 times, 1, 2 and 3. So this car is facing now more amount of opposition, no? So because it is facing more amount of opposition, total opposition अगर जो आपको निकालना हो, so now in this case your total opposition, so let's say इस ट्रैफिक जाम को क्रॉस करने के लिए आपको लग रहा है 20 मिनट, इस ट्रैफिक जाम को क्रॉस करने के लिए लग रहा है 20 मिनट, एंड इसको भी क्रॉस करने के लिए 20 मिनट लग रहा है. तो टोटल यहां से यहां पे पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? कोई आपके पास रास्ता तो है नहीं ना कि उड़ के यहां पे पहुंच गए, आपको इन तीनों ट्रैफिक जाम्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा. तो 20 60 मिनट्स लग गए. सो उसी तरह से टोटल अपोजिशन इज नथिंग बट योर टोटल रेजिस्टेंस इन दिस केस, एंड योर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. So now you have to remember this. When do you say resistances are in series? When resistances are in series, current flowing through them is same. Then is same. जब करंट सेम होता है तभी आप कहोगे कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर जो करंट डिफरेंट होगा तो यू कैन नॉट से दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, आपने कल ओम्स लॉ पढ़ा था. ओम्स लॉ क्या कहता है? मान लो ये आपका रेजिस्टर है. ओके, लेट्स से इफ दिस इज योर रेजिस्टर, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट आपको पता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा. सो दिस विल बी योर हाई पोटेंशियल, दिस विल बी योर लो पोटेंशियल. तो लेट्स से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज difference of potential, high potential minus low potential. This is equal to current into resistance. This is given by Ohm's law, correct? ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था. Potential difference is equal to I into R. तो similarly करंट यहां से भी फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है. सो लेट मी कॉल दिस करंट एज, ओके, करंट I. तो ये सेम करंट यहां से भी फ्लो होगा, सेम करंट यहां से भी फ्लो होगा. नाउ जब इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी, दिस एज पॉइंट सी एंड दिस एज पॉइंट डी. सो नाउ आई कैन से दिस करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, सो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी. बी से सी की तरफ जा रहा है, सो पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी, एंड सी से डी की तरफ जा रहा है, सो पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी. अब मुझे VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो VA माइनस VB, दिस इज इक्वल टू I इंटू R1. VB माइनस VC फाइंड आउट करना है, सो दिस इज I इंटू R2. एंड VC माइनस VD फाइंड आउट करना है, सो दिस इज I इंटू R3. क्योंकि तीनों से जो करंट पास हो रहा है दैट इज सेम. अब आप तीनों को ऐड कर दो. इफ यू ऐड द 3, आपको क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस, ये सी है, सॉरी ये कट हो जाएगा. सो यू विल गेट, ओके, VA minus VD, this is equal to I into R1 plus R2 plus R3. Okay. Now अब आपको ना एक मैं पॉइंट बता रहा हूं, that is what you have to remember. Please remember this. हम लोग ये मानते हैं कि ये जो वायर है, कंडक्टिंग वायर्स, have zero resistance. ओके, परफेक्ट कंडक्टिंग वायर्स है. अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. मान लो 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, लेट्स से यहां से करंट I फ्लो हो रहा है. आपको VA माइनस VB निकालना है, तो इट इज इक्वल टू करंट I
multiplied by resistance between these 2 points. But if this is a perfect conducting wire, perfect conductor, जो हम लोग मानते हैं most of the time while solving questions we always assume that conducting wires are perfect, okay, उनका अपना कोई resistance नहीं होता. तो if this is a perfect conductor, resistance 0 होगा, तो this will become I into 0, that is equal to 0. So what it means is इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सो विच मीन्स हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल आई कैन जनरलाइज दिस पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, ओके, ऑन परफेक्ट कंडक्टर इज सेम. ओके, सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है दैट इज सेम फॉर परफेक्ट कंडक्टर. ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू यूज दिस पॉइंट. अब इस पॉइंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे? ओके, नाउ जैसे पॉइंट ए है, ओके, नाउ आप यहां से यहां तक देखो तो बस आपकी परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है ना इस रीजन में, बीच में कोई और कुछ है ही नहीं. सो बेसिकली आई कैन से अगर जो इस पॉइंट को मैं ए नेम करूंगा तो सिमिलरली आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए बिकॉज इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही होगा. तो व्हाई डू यू वांट टू नेम इट इन अ डिफरेंट वे? बिकॉज इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए. सिमिलरली इफ यू कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट डी, तो यहां से यहां तक बस यू हैव अ वायर ना विच इज अ परफेक्ट कंडक्टर, तो इन सारे पॉइंट्स का भी पोटेंशियल सेम होगा, तो आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट डी. सो इफ यू सी ए और डी के बीच में यहां पे ये बैटरी कनेक्टेड है ना, अ बैटरी इज कनेक्टेड. ओके, सो वी ए माइनस वी डी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इनको हम लोग कहते हैं टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी. ये आपकी बैटरी है, ओके, ये बैटरी के टर्मिनल्स है. सो ये वाला टर्मिनल पॉइंट ए को कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल पॉइंट डी को कनेक्टेड है. सो नाउ आई कैन से दिस, आई कैन से दैट वी ए माइनस वी डी, दैट इज वी ए माइनस वी डी is nothing but potential difference across the terminals of the battery. So VA minus VD is nothing but potential difference across the terminals of battery. Potential difference across the terminals of the battery. ठीक है, so VA minus VD is basically the potential difference across the terminals of the battery. So now I can simply rewrite this. Okay, इसको if I look at this formula, so this is potential difference across the terminals of the battery. This is the current that is flowing through the circuit. And this is basically now the total resistance of the circuit. या है आपको समझ में? Sure? Okay. So basically now this is called as external resistance. External resistance क्यों? क्योंकि ये जो resistors है ये बैटरी के बाहर है ना, तो इन resistors को कहा जाता है external resistances. Okay. And this becomes your total external resistance, R1 plus R2 plus R3. This is your total external resistance. Okay. So now I can say potential difference across the terminals of the battery, it is equal to total current multiplied by total external resistance. This is something that you need to remember. Okay, let me write this. Potential difference across the terminals of the battery
ऑफ बैटरी, इसको नॉर्मली लिखा जाता है V. दिस इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. नाउ अगर जो अब वर्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया तो इसका मतलब देयर शुड ऑल्सो बी समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस. सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सो इंटरनल रेजिस्टेंस समझने के लिए लेट्स कंसिडर अ सर्किट. ओके, अ कंप्लीट सर्किट. ये आपकी बैटरी है. ओके, ये एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर है, दैट इज R. हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है एंड इवेंचुअली ये व्हेन आई से चार्जेस आर गोइंग, ये पूरा सर्किट जब कवर करता है तो यहां पे आके नहीं रुकते. इन चार्जेस को यहां से फिर आगे भी जाना होता है. ओके, नाउ सो बेसिकली अब चार्जेस दो रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं. वन इज योर एक्सटर्नल पाथ जो यहां पे खत्म हो रहा है एंड इसके बाद ये जो बीच वाला जो पाथ है दिस बिकम्स योर इंटरनल पाथ. अब ये जो आपका एक्सटर्नल पाथ है, इस एक्सटर्नल पाथ में ये बीच में अपोजिशन आ गया. दिस रेजिस्टर विल क्रिएट एन अपोजिशन. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक्सटर्नल पाथ है. उसी तरह से जब चार्ज इस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है तो ये जब बैटरी के अंदर से जब जाता है तो बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है. बैटरी भी इस चार्ज को अपोजिशन प्रोवाइड करती है. सो दिस बिकम्स योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. So this is nothing but opposition provided by the battery. So, provided by the battery to flow of charges. सो अब आपको पता चला किसी भी चार्ज को पूरे सर्किट में अगर जो घुमाना हो तो बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही ओवरकम करना है, ऐसा नहीं है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में तो एनर्जी यूज होगी, बट एट द सेम टाइम ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी, ये यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको ओवरकम करने में भी एनर्जी यूज होती है. सो आई विल से टोटल एनर्जी consumed, okay, in moving a unit charge through external and internal resistance is called as EMF, that is electromotive force. नाम force है but it is not force, it is basically energy consumed in moving a unit charge or work done in moving a unit charge. Electromotive force. Okay, so normally जो internal resistance होता है, internal resistance के लिए small r यूज किया जाता है. Okay, and your total EMF is then equal to current I multiplied by what is the total resistance of the circuit, not just the external resistance, the total resistance. Now if you see, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहां से पास होगा. अब करंट के पास जाने का कोई और रास्ता नहीं है ना, तो उसको फिर यहां से भी पास होना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस से. तो सेम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो ये और ये किस में हो गए? दीज टू बिकम इन सीरीज. सो इफ दीज टू आर इन सीरीज योर टोटल रेजिस्टेंस बिकम्स R plus R.
So if EMF is given to you, EMF is equal to I into R plus R. But if they only ask you potential difference across the terminals, इसका मतलब आपको चार्ज को यहां से लेके जाके बस यहीं तक लेके जाना है. तो यहां से यहां तक लेके जाने में कितनी एनर्जी लगती है, ओके, और द वर्क डन टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, it is called as potential difference across the terminals of the battery, and this is equal to current into only your external resistance. But अगर जो आपको EMF पूछा जाए तो EMF is basically the energy required to transport the charge throughout the complete circuit, मतलब through external resistance as well as through internal resistance. तो ये आपको याद रखना है, when you talk of EMF आपको दोनों रेजिस्टेंसेस कंसिडर करना है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वी जस्ट हैव टू कंसिडर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो इस केस में इट इज सिंपली इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर. इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग नॉर्मली हमेशा स्मॉल आर जो है वो ही यूज करेंगे. वी विल ऑलवेज यूज स्मॉल आर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज वर्क डन. जस्ट राइट दिस, यहां पे लिख देता हूं. ये क्या होता है? दिस इज वर्क डन इन मूविंग unit charge through external circuit. Work done in moving a unit charge through external circuit. This is basically potential difference across the terminals of the battery. And EMF is work done in moving a unit charge through external as well as internal resistance. ठीक है. We will stop over here. Okay. Bye.